नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की एकेडी चैनल में। आज 29 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है का टाइटल है सिद्धू क्विट्स कांग्रेस पोस्ट पंजाब क्राइसिस डीपेन। चलिए इसे पढ़ते हैं। सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ी, पंजाब संकट गहराया। पंजाब में कांग्रेस में संकट मंगलवार को और बढ़ गया जब नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। रजिया सुल्तान ने उनके समर्थन में मंत्री छोड़ दिया और कुछ अन्य नेता उनके समर्थन में सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, जिससे उनके और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच संभावित बैठक की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि उन्होंने वह निजी दौरे पर हैं ऐसा कहा। श्री सिद्धू ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह पंजाब के भविष्य और उनके कल्याण के एजेंडे से समझौता नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने त्याग पत्र में इसका कारण नहीं बताया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित और ट्विटर पर पोस्ट किए गए अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि मनुष्य के चरित्र का पतन समझौता कोने से होता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। नई दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू का इस्तीफा संदेह से परे साबित हुआ है। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू एक अस्थिर व्यक्ति थे, जिन पर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था। खासकर पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में उन्होंने श्री सिद्धू के इस्तीफे को सरासर नाटक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम से संकेत मिलता है कि वह कांग्रेस छोड़ने और किसी अन्य पार्टी से हाथ मिलाने की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीसीसी प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के 2-3 महीने के भीतर इस्तीफा देकर नवजोत ने एक बार फिर अपने घटिया चरित्र का प्रदर्शन किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या श्री सिद्धू कुछ मंत्रियों को चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट में शामिल किए जाने से नाराज हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पीसीसी प्रमुख जाहिर तौर पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार करना चाहिए। विभागों का आवंटन। श्री सिद्धू ने श्री चन्नी द्वारा विभागों को आवंटित किए जाने के कुछ घंटों बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की। नौकरशाहों और मंत्रियों की पसंद पर उनके सुझावों को पार्टी नेतृत्व ने कथित रूप से खारिज कर दिया था। श्री सिद्धू के एक करीबी सहयोगी ने द हिंदू को बताया कि वह राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट में फिर से शामिल किए जाने से नाराज थे। कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह पर रेत खनन घोटाले में शामिल होने के आरोपों का सामना करना पड़ा और 2018 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो इसी के साथ ही ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज का टाइटल है बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस एससी इश्यूज नोटिस टू सेंटर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बंगाल चुनाव बाद हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल ने चुनाव के बाद हत्या और बलात्कार से जुड़े हिंसा के मामलों को सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपनी अपील में अपने पक्ष में एक मामला बनाया। उसने कहा, ऊपर से आपने नोटिस जारी करने का मामला बनाया है। हम उत्तरदाताओं को एक काउंटर दायर करने के लिए कम समय देंगे। न्यायमूर्ति विनीत सरन एक बेंच का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं, ने पश्चिम बंगाल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को संबोधित किया। अदालत ने मामले में भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। इसने 7 अक्टूबर को सुनवाई तय और राज्यों को प्रतिवादियों पर याचिका को तामील करने का निर्देश दिया। श्री सिब्बल ने अदालत से सीबीआई द्वारा भविष्य में प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगाने का आग्रह किया। जस्टिस शरण बोस ने जवाब दिया कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सिब्बल, आप इससे बेहतर जानते हैं। वैसे भी अभी एक हफ्ता है, कुछ होने वाला नहीं है। श्री सिब्बल ने कहा कि सीबीआई से पहले ही मामलों में पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर रही है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है बाई पोल्स टू 3 लोकसभा 30
असेंबली सीट ऑन अक्टूबर 3। चलिए इसे पढ़ते हैं। 3 लोकसभा 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को दादरा और नागर हवेली, खांडवा और मंडी लोकसभा और देश भर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों की घोषणा की। मतों की गिनती 2 नवंबर को होगी। आयोग ने कहा कि महामारी, बाढ़ और त्योहारों से संबंधित स्थिति की समीक्षा की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया की समीक्षा की गई और उन पर विचार किया गया। और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने और 30 रिक्तियों को भरने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्र ECI ने कहा। जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होगा उनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना से 1-1 सीटें हैं। बिहार, कर्नाटक और राजस्थान में 2-2, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय से 3-3, पश्चिम बंगाल में 4 और 5 असम से। ECI ने कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों के बारे में अपने आदेशों को दोहराया, जिसमें मतदान सभाओं को एक इंडोर स्थल की अनुमत क्षमता के 30% तक सीमित करना और रोड शो और बाइक रैलियों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कन्हैया वॉक्स इनटू कांग्रेस। चलिए इसे पढ़ते हैं। कन्हैया कांग्रेस में चले गए। महीनों की अटकलों को खत्म करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी थे, जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा के समर्थन में जोरदार बात की, लेकिन औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस में शामिल होने के अपने कारणों के बारे में बताते हुए श्री कुमार ने कहा कि मैं देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है और कई अन्य युवा भी ऐसा महसूस करते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कम से कम 200 लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। श्री कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय में अपने समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इन शॉर्ट, यानी कि संक्षेप में, जिसका टाइटल है दिल्ली CM लॉन्चेस देशभक्ति करिकुलम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया देशभक्ति पाठ्यक्रम। दिल्ली का हर बच्चा अपने सच्चे अर्थों में देशभक्त होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी देशभक्ति पाठचर्या की शुरुआत करते हुए कहा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उन्होंने यह घोषणा की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है बैन ऑन बर्स्टिंग सेल ऑफ फायर क्रैकर्स अप टू Jan 1। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 1 जनवरी तक पटाखों के फोड़ने और बिक्री पर रोक। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार विशेषज्ञों ने कोविड-19 के एक और उछाल की संभावना की चेतावनी दी है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर समारोहों के परिणाम स्वरूप न केवल सामाजिक दूरियों के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले लोगों का जमावड़ा होगा, बल्कि उच्च स्तर का वायु प्रदूषण भी होगा। वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच महत्वपूर्ण संबंध को देखते हुए प्रचलित महामारी संकट के तहत पटाखे फोड़ना बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैंपेन फ्रॉम अक्टूबर 2। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर से वन्य जीव संरक्षण अभियान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार कहा कि दिल्ली सरकार 2 अक्टूबर से असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव संरक्षण जागरूकता अभियान का आयोजन करेगी। श्री राय ने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में राजधानी में 1.7 करोड़ पेड़ लगाए हैं और शहर के हरित क्षेत्र में 2500 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण अभियान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संतुलन जो पेड़ पर्यावरण में पैदा करते हैं, सरकार द्वारा आक्रामक तरीके से बहाल किया जा रहा है, श्री राय ने कहा।
तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है फॉलोइंग रेन मेनी रिवर्स इन स्पीड इन एपी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बारिश के बाद आंध्र प्रदेश में कई नदियां उफान पर। लगातार बारिश के बाद जल ग्रहण क्षेत्रों से प्रवाह के साथ आंध्र प्रदेश में वामसाधारा, सुवर्णमुखी और नागावली सहित कई नदियां मंगलवार से उफान पर हैं। इससे पलकोंडा, बुर्जा, अमदल वलसा और श्रीकाकुलम सहित कई मंडलों में भारी बाढ़ आ गई। बुर्ज मंडल में नागावली के पार बने नारायणपुर एनीकट से करीब 48,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नागावली नदी की एक सहायक नदी सुवर्णमुखी के पार वाले मद्दुआ लासा जलाशय में अंतर्वाह 29,100 क्यूसेक था और पलकोंडा मंडल में 50,434 क्यूसेक बहिर्वाह था। नदियों, नालों और नालों के उफान के कारण कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया था, जिसे 53,000 से अधिक लोग फंसे हुए थे। पलकोंडा संभाग में स्थिति सबसे खराब थी। लोगों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था और बिजली नहीं थी। श्रीकाकुलम जिला अग्निशमन अधिकारी चौधरी कृपावरम, पालकोंडा डीएसपी एम श्रावणी और अन्य अधिकारियों ने बाढ़ के पानी में एक नाव में यात्रा की और पलकोंडा डिवीजन के कोंडा शेखरपल्ली कोपारा गांव पहुंचे। उन्होंने भोजन उपलब्ध कराया और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे राहत उपायों के बारे में बताया। श्रीकाकुलम कलेक्टर श्रीकेश बी लटकर ने कहा कि जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिले के कई हिस्सों में बाढ़ और लगातार बारिश की पृष्ठभूमि में फसलों को नुकसान को कम करने के लिए निवारक कदम उठाए थे। पूर्वी गोदावरी जिले में लगातार बारिश के बाद धान खेती के तहत कम से कम 4,453 हेक्टेयर जलमग्न हो गया। जिले में धान की खेती का कुल क्षेत्रफल 2.22 लाख हेक्टेयर से अधिक है। तेलंगाना में मंगलवार को हुई बारिश से कुछ राहत मिली है। 24 घंटे की अवधि में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक लगभग पूरा तेलंगाना प्रभावित रहा। जगतियाल जिले के एलापुर में सबसे अधिक 25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हालांकि सोमवार को हुई अति भारी बारिश का असर मंगलवार को भी दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे के दौरान निजामाबाद जिले के जकराना पल्ले में सबसे ज्यादा 22.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती। अगली न्यूज का टाइटल है अ टेम्पल एंट्री फॉर दलित फॉर फर्स्ट टाइम। चलिए इसे पढ़ते हैं। दलितों के लिए पहली बार मंदिर में प्रवेश। कर्नाटक के चन्नारायपटना तालुक के डिंगागुर की 75 वर्षीय थिम्मैया मंगलवार को उत्साहित अपने जीवन में पहली बार वह अपने मूल स्थान के मंदिरों में प्रवेश कर सके। वास्तव में उनके पूर्वजों में से किसी को भी यह अवसर नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि मैं इस गांव में पैदा हुआ था, मेरे बच्चे और मेरे पोते यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन हमने से किसी ने भी मंदिर में प्रवेश नहीं किया है। श्री थैयमा और गांव की दलित कॉलोनी के 100 से अधिक सदस्यों ने मंगलवार को चन्नारायपटना तालुक प्रशासन के पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर में प्रवेश किया। इससे पहले दिन में तहसीलदार जेबी मारुति और पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मी गौड़ा ने दलितों की मंदिर में प्रवेश में सुरक्षा की मांग को लेकर गांव में बैठक। जब अधिकारियों ने जानना चाहा कि क्या उच्च जातियों का कोई विरोध है, तो प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। ग्रामीणों के एक जोड़े ने जोर देकर कहा कि इतने वर्षों में दलितों ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास ही नहीं किया और न ही उनका ऐसा करने का कोई विरोध भी हुआ। जनता की राय दर्ज करने के बाद तहसीलदार ने घोषणा की कि मंदिर खुले हैं और दलित उनमें प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके प्रवेश का कोई विरोध होता है तो प्रशासन हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद दलितों ने मंदिर में प्रवेश प्रारंभ कर दिया। वे मल्लेश्वर मंदिर गए, जो कि एक होयसल संरचना है। केशव मंदिर की 13वीं शताब्दी में निर्मित एक होयसल संरचना भी है। बसवन्ना मंदिर, संथम्मा मंदिर, जो स्थानीय देवता के लिए बनाया गया था। श्री थेमा ने कहा कि हम त्योहारों के दौरान मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करते थे। इस महीने की शुरुआत में कुछ दलित युवकों ने तालुक प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंदिरों में प्रवेश करने के लिए सुरक्षा की मांग की गई। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है केरला हाई कोर्ट डिसमिसेस पिटीशन अगेंस्ट कर्नाटका कर्व। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने कर्नाटक
प्रतिबंधों के खिलाफ याचिका खारिज। केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की गई थी कि केरल के यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने के कम से कम एक खुराक के लिए कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की अनुमति दी जाए और निगेटिव रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता को हटा दिया। यात्रा से 72 घंटे पहले जारी किया गया RT-PCR सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में मंजेश्वरम विधायक AKM अशरफ और एक अन्य व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कर्नाटक या उसके अधिकारियों द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के संबंध में कार्यवाही के कारण का कोई भी हिस्सा केरल में उत्पन्न नहीं होगा। इसने कहा कि एक डिवीजन बेंच ने पहले लॉकडाउन के दौरान एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जब कर्नाटक द्वारा पूर्ण नाकेबंदी की गई थी। केरल से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, परंतु ऐसी स्थिति अब नहीं है। अदालत ने कहा कि कर्नाटक के भीतर राज्य में प्रवेश करने वाली यात्रा करने वाले लोगों के प्रबंधन के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे केवल राज्य द्वारा कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए अपनाई गई पद्धति के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फंक्शनैलिटीज आर यूजर प्रोफाइल स्पेसिफिक IRCTC। कार्य क्षमताएं उपयोगकर्ता प्रोफाइल विशिष्ट हैं। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने कहा है कि एक अलग उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करके ट्रेन टिकट करने का कोई मौका नहीं है। 21 सितंबर 2021 को इन कॉलमों में प्रकाशित 3 फ्लैग बग इन IRCTC सिस्टम शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए IRCTC के प्रवक्ता आनंद कुमार झा ने कहा कि भेद्यता का लाभ उठाकर टिकट रद्द करने या बोर्डिंग स्टेशन बदलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कार्यात्मकता उपयोगकर्ता प्रोफाइल विशिष्ट थी। लेकिन उन्होंने कहा कि लेन देन की पहचान बदलकर लेन देन के विवरण तक पहुंचने का मुद्दा 2 सितंबर 2021 को तय किया गया था। पी रेंगानाथन चेन्नई के 12वीं कक्षा के छात्र हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को लिखा था कि उन्होंने एक गंभीर भेद्यता की खोज की थी, जिसने लाखों यात्रियों के लेन देन के विवरण को लीक कर दिया था। यह बताते हुए कि निजी डेटा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, रंगनाथन ने कहा कि लेन देन की पहचान को बदलकर कोई अन्य यात्रा विवरण तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। इसके लिए CERT ने किशोरी को धन्यवाद दिया और ईमेल द्वारा पुष्टि की भेद्यता को ठीक कर दिया गया था। इसी के साथ समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है लॉकडाउन स्लोड ग्रीन एनर्जी पुश। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लॉकडाउन ने हरित ऊर्जा को धीमा किया। एक शोध थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन ने देश में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों को धीमा कर दिया है और इस तरह की स्थापना की गति भारत के 2022 के लक्ष्य को पीछे कर दे रही है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारत ने कहा है कि वह 2022 तक 175 गीगावाट हरित ऊर्जा और 2030 तक 450 गीगावाट हरित ऊर्जा स्थापित कर लेगा, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में केवल 7 गीगावाट हरित ऊर्जा का ही उत्पादन किया गया। ऐसी रिपोर्ट लेखक और ऊर्जा अर्थशास्त्री विभूति गर्ग ने तैयार की है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 गीगावाट 1000 मेगावाट होता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के डेटा से स्वतंत्र रूप से पता चलता है कि भारत को मार्च 2023 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करनी थी, जिसमें से 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर और 60 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड यूटिलिटी स्केल से थे। देश
31 जुलाई 2021 तक केवल 43.94 गीगावाट स्थापित करने में सफल रहा, यानी कि टोटल 100 गीगावाट सौर ऊर्जा की आवश्यकता थी मार्च 2023 तक, 30 जुलाई 2021 तक 43.94 गीगावाट स्थापित करने में ही सफलता प्राप्त हुई है। भारत में सबसे बड़े पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) में मासिक वॉल्यूम और कीमतों के अपने विश्लेषण में IEFA अध्ययन में पाया गया कि व्यापार की गई बिजली की मात्रा 2020 2019 के आंकड़े से 37% और 2018 के आंकड़े से प्रतिशत बढ़ गई है। इससे कीमतों में 2020 की दरों में औसतन 38% और 2019 के आंकड़े से 8% और 2018 के आंकड़ों की तुलना में 11% की वृद्धि हुई है। दूसरी गर्ग बताती हैं कि स्पष्ट रूप से जैसे जैसे आर्थिक विकास फिर से शुरू होता है, बिजली की मांग बढ़ती है और एक्सचेंज में औसत कीमतें बढ़ती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से पवन और जल विद्युत तक अधिक पहुंच होती तो यह ऊर्जा की कीमतों को कम करने में योगदान दे सकती थी। IEEFA के विश्लेषण से पता चलता है कि 2020-21 के अंत में कोयले के स्टॉक ने 1320 लाख टन के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया और पिछले 5 वर्षों के मासिक औसत से अधिक हो गए। आयातित कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने और इसे घरेलू कोयले में बदलने के बाद भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड के पास लगभग 2 महीने की आपूर्ति थी। हालांकि दैनिक कोयला स्टॉक स्थिति ने विश्लेषण ने गिरावट का प्रदर्शन किया क्योंकि अधिक संयंत्रों ने आपूर्ति सूचना दी थी। 1 अगस्त को 33 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 23 संयंत्रों में महत्वपूर्ण कोयले की आपूर्ति थी। 9 सितंबर तक यह 112 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ बढ़कर 92 हो गया और 22 सितंबर तक 102 और फिर उसके बाद 123 की स्थापित क्षमता हो गई। सुश्री गर्गी कहती हैं, अधिकांश संयंत्रों में 1 से 5 दिनों के लिए कोयले का भंडार था। हालांकि थर्मल पावर प्लांट की आवश्यकता 21 दिनों या कम से कम 15 दिनों तक कोयले की आपूर्ति बनाए रखने की है। ज्यादातर मामलों में आपूर्ति का मुद्दा IL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के अंत तक कोयले के स्टॉक की कमी के मुद्दे के बजाय थर्मल पावर उत्पादक के अंत था। पिछले कुछ महीनों में आयातित कोयले की कीमतें महामारी के बाद पुनरुत्थान की मांग के कारण बढ़ रही है, चीन और भारत जैसे उभरते एशियाई बाजारों में, लेकिन जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और अमेरिका में भी बढ़ी हैं। वे कहती हैं कि कोयला आयात पर अधिक निर्भरता से भारत में थर्मल पावर की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अधिक होंगी। IEEFA नोट करता है कि भारत की बढ़ती दैनिक पीक मांग को चुनौती के लिए अतिरिक्त बेस लोड थर्मल क्षमता में निवेश की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय बिजली प्रणाली को लचीले और गतिशील पीढ़ी के समाधान की आवश्यकता थी, जैसे बैटरी भंडारण, पंप किए गए हाइड्रो स्टोरेज, गैस से चलने वाली क्षमता और अपने मौजूदा कोयला बेड़े के लचीले संचालन। दूसरी गर्ग कहती हैं, सरकार को ऐसे स्रोतों तैनाती में तेजी लानी चाहिए ताकि चरम मांग को पूरा करने में मदद मिल सके और कम लागत पर ग्रिड को संतुलित किया जा सके। कोयले की कीमतें गिर रही थी और इसलिए यह लगातार प्रभावी होगी और पीक डिमांड के दौरान पावर एक्सचेंज में बहुत अधिक कीमतों के खिलाफ बफर होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, डिफेंस मिनिस्ट्री इश्यूज ऑर्डर फॉर OFB डिसोल्यूशन। चलिए इसे पढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने OFB को भंग करने का आदेश जारी किया। रक्षा मंत्रालय 1 अक्टूबर से आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि OFB को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद इसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि DPSU में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि OFB का अंत हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1775 ईस्वी में अंग्रेजों ने की थी। तदनुसार नियत तिथि से OFB, जिसे रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या के दिनांक 9/1/1979 में एक निकाय के रूप में अस्तित्व में रखा गया था, अब वह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा
ओएफबी की स्थिति भी नियत तारीख से और के प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। 24 सितंबर को रक्षा उत्पादन विभाग डीडीबी द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि यह आदेश 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। 16 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएफबी को निगमन करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें 41 कारखाने हैं। डीपीएसयू की तर्ज पर 7 पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाओं में से एक है। तदनुसार 1 अक्टूबर से इन 41 उत्पादन इकाइयों और पहचानी गई गैर उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन और रखरखाव को 7 सरकारी कंपनियों जैसे मुनशिन्स इंडिया लिमिटेड, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड, उन्नत हथियार और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 70,000 से अधिक कर्मचारियों पर आदेश में कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है कि उत्पादन इकाइयों से संबंधित ओएफबी के सभी कर्मचारियों और साथ ही पहचान की गई गैर उत्पादन इकाइयों को नए डीपीएसयू में सामूहिक रूप से स्थानांतरित किया जाएगा, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के। शुरू में 2 साल की अवधि के लिए विदेश सेवा की शर्तें भी स्वीकार की जाएंगी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाएगी। अगली न्यूज का टाइटल है डिफेंस मिनिस्ट्री टू फिनिश एक्विजिशंस इन 2 ईयर्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय 2 साल में अधिग्रहण पूरा करेगा। रक्षा मंत्रालय 3.5 साल के मौजूदा औसत से 2 साल में किसी भी रक्षा उपकरण के अधिग्रहण को पूरा करने की कोशिश करेगा, जब तक कि इसमें कोई अनुसंधान और विकास शामिल न हो। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण वीएल कांथा राव ने मंगलवार को कहा। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सत्र में श्री राव ने कहा कि हमारा औसत लगभग 3.5 वर्ष है और इसे 2 वर्ष तक लाने के लिए प्रक्रियाओं में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। इसके लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी कि AON, परीक्षण पद्धति और उपकरणों की कीमत की बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न चरणों की समय सीमा उन्नत की जा रही थी। AON पर उन्होंने कहा कि अगर सैद्धांतिक मंजूरी के बाद 12 महीने के भीतर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो इसे वापस ले लिया जाएगा। हम सैद्धांतिक रूप से ही पहले ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर भी काम करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए किए गए सुधारों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें घरेलू पूंजी खरीद के लिए 2021 से 2022 के लिए कुल पूंजी अधिग्रहण बजट का 64.09% और निजी क्षेत्र से प्रत्यक्ष खरीद के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 15% शामिल है। के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है 4 बिड्स फॉर सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट CPWD। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सचिवालय परियोजना के लिए 4 बोलियां CPWD। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को प्रस्तावित सामान्य केंद्रीय सचिवालय के 3 भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए निविदा के जवाब में टाटा प्रोजेक्ट से सहित 4 बोलियां प्राप्त हुई हैं, जो नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि 3,254 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए तकनीकी बोलियां मंगलवार खोली गयी, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट L&T कंस्ट्रक्शन NCC लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम UP सरकार के उपक्रम की बोलियों का खुलासा हुआ। अधिकारी ने कहा कि बोलियों का मूल्यांकन यह देखने के लिए किया जाएगा क्या वे योग्य हैं और दस्तावेजों के मूल्यांकन के बाद वित्तीय बोली खोलने की तारीख की घोषणा की जाएगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के हिस्से के रूप में CPWD ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के आवास के लिए 10 सचिवालय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इसे जून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसर की साइट पर बनने वाले पहले 3 भवनों के निर्माण के लिए संशोधित निविदा जारी की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है डेडलाइन फॉर प्रमोशन कोटाज फॉर द डिसेबल्ड। चलिए इसे पढ़ते हैं। विकलांगों के लिए पदोन्नति कोटा की समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से विकलांग व्यक्तियों PWD को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए जल्द से जल्द और 4 महीने से अधिक नहीं ऐसा निर्देश जारी करने को कहा। न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव की सुनवाई वाली एक पीठ ने केंद्र
द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें शीर्ष अदालत के 14 जनवरी 2020 के फैसले में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसमें पुष्टि की गई थी कि पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। अदालत ने कहा कि सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य में जनवरी 2020 के फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं थी। इसने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जिसमें प्रावधान है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में कैडर संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के 4% से कम की नियुक्ति नहीं करेगी। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में सरकार के आवेदन चाहते थे। अदालत यह स्पष्ट करे कि आप पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति के लिए रिक्तियों की गणना केवल पहचान किए गए पदों के लिए रिक्तियों के आधार पर या पहचान और गैर पहचान दोनों पदों पर रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। सरकार ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत के दो निर्णयों के बीच एक संघर्ष था। भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और राजीव गुप्ता बनाम भारत संघ, ये क्रमशः 2013 और 2016 में दो अलग अलग निर्णय लिए गए थे, जिनके बीच में 3 साल का अंतर था। सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि आवेदक नियम तिथि को समेटने में असमर्थ है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय को लागू करने में कठिनाई हो रही है। तो इसी के साथ न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एसआईटी प्रोब अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर इन यूपी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यूपी में आईएएस अधिकारी के खिलाफ एसआईटी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ एक विशेष जांच दल द्वारा जांच के आदेश दिए, जब उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर 1 दर्जन से अधिक व्यक्तियों के समूह को कथित रूप से एक धर्म के बारे में उपदेश देने के बाद सामने आया। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन वर्तमान में यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष के रूप में तैनात हैं। कहा जाता है कि यह वीडियो उस समय का है जब वह कानपुर में तैनात थे और आयुक्त के आधिकारिक आवास में रहते थे, जिस पर उन्होंने उस समय कब्जा किया हुआ था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गडकरी रिव्यूज जोजिला टनल वर्क। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गडकरी ने जोजिला सुरंग कार्य की समीक्षा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के सड़क कार्य किए जा रहे हैं। वह जोजिला सुरंग निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को सोनमर्ग पहुंचे, जिसके सितंबर 2026 तक तैयार होने की संभावना है। 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग होगी और लद्दाख और श्रीनगर के बीच हर मौसम में संपर्क की अनुमति देगी। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग होगी, जो कि 13.5 किलोमीटर लंबी होगी और साथ ही साथ इसमें लद्दाख और श्रीनगर के बीच हर मौसम में संपर्क की अनुमति होगी। यह समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीनगर और लद्दाख के बीच यात्रा करने में 3.5 घंटे लगते हैं। सुरंग यात्रा के समय को घटाकर मात्र 15 मिनट कर देगी, यानी 3.5 घंटे से सीधे 15 मिनट का समय लगेगा। मैं रियायतकर्ताओं से 2023 में आम चुनाव से पहले 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करने का आग्रह करता हूं। श्री गडकरी ने एक प्रेस वार्ता में ऐसा कहा। इस परियोजना में 17 किलोमीटर का अप्रोच रोड भी शामिल है। सुरंग और अप्रोच रोड को कुल मिलाकर 4,500 करोड़ की लागत आई है। 2013 के बाद से कई असफल बोलियों के बाद परियोजना में लंबी देरी देखी गई है। सोनमार्ग में विकसित की जा रही जेड मोड सुरंग से श्रीनगर के साथ हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यह पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। इसके दिसंबर 2023 तक तैयार होने की संभावना है और इसे 2,178 करोड़ रुपए
रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को 32 किलोमीटर लंबी 20 सुरंगें और लद्दाख को 20 किलोमीटर लंबी 11 सुरंगें मिलेंगी। के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फ्लाइट क्रू टू बी टेस्टेड फॉर ड्रग्स फ्रॉम जनवरी 31। चलिए इसे पढ़ते हैं। फ्लाइट क्रू का परीक्षण 31 जनवरी से दवाओं के लिए किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा जारी नियमों के अनुसार फ्लाइट क्रू मेंबर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को उनके नियोक्ता द्वारा अगले साल 31 जनवरी से कैनबिस और कोकीन जैसे साइको एक्टिव पदार्थों के लिए परीक्षित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार एयरलाइन और एयर नेविगेशन सेवा प्रदाताओं को हर साल कम से कम 10% फ्लाइट क्रू सदस्यों और उनके द्वारा नियोजित हवाई यातायात नियंत्रकों का यादृच्छिक दवा निरीक्षण करना होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फिनटेक फर्म्स कैन चेक डिजिटल फ्रॉड, RBI ऑफिशियल। फिनटेक फर्म डिजिटल धोखाधड़ी की जांच कर सकती है, RBI अधिकारी। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी संचालित फिनटेक फर्म डिजिटल धोखाधड़ी रोकथाम, वित्तीय समावेशन और सीमा पार भुगतान जैसे क्षेत्रों में कई भूमिकाएं निभा सकती है। वित्त में तकनीकी नवाचार, पर्याप्त दक्षता, बेहतर ग्राहक अनुभव और अधिक सामाजिक कल्याण की उम्मीदें भी जगाता है। फिनटेक फर्मों की क्षमता के बारे में बात करते हुए श्री शंकर ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरों, ग्राहकों की साख के साथ समझौता और डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के वसंत के लिए निराशा की सर्दी में नहीं बदलने के लिए प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। वह ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में बोल रहे थे। जैसा कि डिजिटल भुगतान परिदृश्य परिपक्व हो रहा था, श्री शंकर ने कहा कि RBI का नियामक ध्यान सुधारों के अगले स्तर पर जा रहा है। एक और क्षेत्र जहां फिनटेक वादा करता है कि वह डिजिटल धोखाधड़ी को रोकता है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के समाचारों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का है ब्रीदिंग इन अनहेल्दी एयर। तो यहाँ डेटा पॉइंट में ये दिखाया गया है कि WHO ने अपने पहले के 2005 के जो वायु प्रदूषण के मानक स्तर थे उनमें कुछ परिवर्तन किया है। जहाँ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज डेली PM 2.5 लेवल्स वेयर मोर देन NAAQS फॉर ओवर हाफ ऑफ 2021 इन दिल्ली। इसका मतलब ये है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दिल्ली में आधे से अधिक वर्ष यानी 6 महीने से ज़्यादा तक PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना हुआ था। और साथ ही साथ चेन्नई और हैदराबाद में WHO के जो 2021 के स्टैंडर्ड है उसके अनुसार वहाँ पर एयर पोल्यूशन काफ़ी कम था। और इसके साथ ही PM 2.5 के कारण इंडिया में होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है, जबकि ब्रिक्स के यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में इंडिया को छोड़कर बाकी सभी देशों में इस प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या में घटोतरी हुई है। साथ ही साथ यहाँ देश के और विदेश के कुछ प्रमुख स्थानों की सूची दी गई है, जिसमें प्रदर्शित किया गया है कि इन सूचियों में पहले और अब की तुलना में प्रदूषण के स्तरों में कितना परिवर्तन आया है। और यहाँ पर आप बाएं साइड में देख सकते हैं WHO को नए और पुराने स्टैंडर्ड में और साथ ही साथ इंडिया के स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया गया है, जहाँ पर लिखा है कि PM 2.5 एनुअल मीन यानी कि औसत मान जो WHO की वर्तमान स्थिति है वो अभी 5 पर है। और फिर WHO जो 2005 में उसने स्टैंडर्ड सेट किया था वहाँ पे 10 पे थी और इंडिया में वही स्थिति 40 पे है। तो इसी के साथ साथ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों की समझ विकसित हो सके सभी समाचारों के बारे में। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।